हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो हमारा कि एक विशेष सीरीज है आज के 10 सवाल, जिसमें 10 सवाल होते हैं जिसे हम फटाफट देख लेते हैं एक प्रैक्टिस सेट की तरह। आज 10 सवाल लेकर के आए हैं जिसमें पहले 4 आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला है, भारत सरकार के राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजकोषीय नीति है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं। जो हैं वो तो हैं, जो नहीं है उसमें से पूछा गया है। पहला है पूर्ण रोजगार, दूसरा है मूल्य स्थिरता, तीसरा है धन एवं आय का न्यायपूर्ण वितरण और चौथा है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। तो देखिए, ये पहला 3 है। पूर्ण रोजगार भारत सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ये पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन एवं आय का न्यायपूर्ण वितरण, ये जो समझिए ये हमारे क्या कहते हैं संविधान में भी है। आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें समाहित है कि राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे धन एक जगह संग्रहित हो जाए। इससे क्या होता है कि लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो प्रभावित होने लगती है। तो भारत सरकार का यह एक उद्देश्य है कि धन एवं आय का न्यायपूर्ण वितरण, कैसा वितरण हो, न्यायपूर्ण। तो इसमें से चौथा जो है वो नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है भारत सरकार के राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव देता है। देखिए, प्रश्न का मूल सार यह है कि केंद्र राज्य जो राजकोषीय संबंध है उस पर यदि राष्ट्रपति को कोई समस्या होती है तो वह किससे सलाह लेगा, उसको सलाह कौन दे सकता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही है वित्त आयोग। देखिए, केंद्र राज्य जो व्यापारिक संबंध होते हैं या जिस प्रकार से भी संबंध हो, उसको जो पैसा वाला जो मामला है उसको वित्त आयोग ही देखता है और यही राष्ट्रपति को सुझाव देता है। अगला जो है इकोनॉमिक्स से ही प्रश्न है, अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या है? तस्करी से सामान का निर्यात, बगैर लिखित सामान निर्यात, सेवाओं का निर्यात या इनमें से कोई नहीं? अदृश्य निर्यात, अदृश्य निर्यात उस निर्यात को कहा जाता है जो हो तो रहा होता है लेकिन दिखता नहीं। तो कहिए कि अरे श्रीमान, तस्करी से सामान निर्यात हो गया, बगैर लिखित निर्यात हो गया, तो ये होगा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये सब जो निर्यात होते हैं इसमें जो व्यापारी होते हैं उसको कुछ तो फायदा होता है, सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। टैक्स से कहीं चोरी होता है, तस्करी में तो सिर्फ टैक्स का ही चोरी है, बाकी तो जो सामान बन रहा है वही बिकेगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, सेवाओं का निर्यात जो होता है, सर्विस का जो निर्यात होता है वो अदृश्य निर्यात होता है, ध्यान रखिएगा, सेवाओं का निर्यात। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक लेगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक लेगा? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 111 बी। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी अनुमति देने से मना कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगले 5 प्रश्न को भी देख लेते हैं जो आपको दिख रहा होगा। 6 प्रश्न हो गया ना, 5 देखे थे, 6। पांचवा है, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, वन से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, या तो भारत से नहीं तो विश्व से। इसको आप जरूर देखेंगे। पहला शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होता है 3000 फीट के ऊंचाई के बाद ही पाए जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी होंगे तो। दूसरा है पतझड़ वन। पतझड़ वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पे एक कम से कम शुष्क मौसम रहता है। एक शुष्क का मौसम का मतलब उसमें बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी इसलिए पेड़ जो होते हैं पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ का मतलब ही होता है पत्ते पेड़ से गिर गए। क्यों गिरे? तो एक बार वो पत्ता गिराएगा, क्योंकि वहाँ पर सब एक ही तरह का होता है, तो वहाँ पर देखिए एकदम ठोट ठोट, जैसे भारत के बिहार वाले इलाके, यूपी या पूरे नॉर्थ इंडिया में देखिएगा पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। सी है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे मौसम जो होता है ये रेगुलर बारिश वाला होता है, एक टाइम बारिश जरूर होगा। अब फिर है घास वन। घास वन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मरुभूमि टाइप के होता है या बारिश बहुत कम होगा। एकदम कम नहीं, राजस्थान नहीं, एकदम कम नहीं, एकदम कम से थोड़ा सा ऊपर जब बारिश होगी तो वहाँ पे घास वन होते हैं।
वन जो होते हैं वर्षा के अनुरूप होते हैं। खूब बारिश हो रही है, खूब वन रहेगा। कम बारिश हो रही है, कम वन रहेगा। और कम हो रही है तो और कम रहेगा, और कम रही है तो और कम रहेगा। तो घास जो होता है वो मरुस्थल से एक स्टेप खाली ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के पास खूब बारिश होता है, पर डे शाम को बारिश होता है, तो वहां पे कैसे बन रहेंगे? उष्णकटिबंधीय बन रहेंगे। ठीक है, कैसे बन रहेंगे? उष्णकटिबंधीय बन रहेंगे। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड में जमशेदपुर के पास है। किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, यूरेनियम के लिए, लोहा के लिए, मैग्नीज के लिए। तो सही उत्तर है यूरेनियम उत्खनन के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शैल तंत्र में भारत का सर्वाधिक कोयला संचित है? कोयला भंडार जो है किस शैल तंत्र में? शैल तंत्र का मतलब होता है कि जो चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, तो विशिष्ट आधारों पर और उनमें उपस्थित जो अयस्क होते हैं उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। हालांकि अयस्क का वर्गीकरण बाद में किया गया, पहले विशिष्ट उनके गुणों के आधार पर किया गया है। ये जो नाम देख रहे हैं सब उनके क्षेत्र के आधार पर है। जैसे धारवाड़ कर्नाटक में है, तो वहाँ पर जो चट्टान पाए जाते हैं या पत्थर पाए जाते हैं तो उसको धारवाड़ श्रेणी मान लिया गया। ठीक उसी प्रकार से ये सब चीज़ है। तो क्या कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ संचित है? धारवाड़ में, कुड़प्पा में, गोंडवाना में या विंध्य में? तो देखिए कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा गोंडवाना में। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार जो है वो गोंडवाना शैल तंत्र में है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि जो इलाके हैं यहीं पे ये गोंडवाना शैल है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कोयला भी संचित है। ये भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, अगला है प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि एसी को डीसी में जो बदलता है उसको क्या कहेंगे? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इन्वर्टर मार देते हैं? नहीं, इन्वर्टर नहीं। इन्वर्टर जो है पूरा का पूरा युक्ति है, एसी को डीसी में बदलने वाला युक्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रेक्टिफायर। क्या होगा? रेक्टिफायर। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया? अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया? ध्यान रखिएगा 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा जो था वारेन हेस्टिंग्स बनवाया था कलकत्ता में। कहाँ बनवाया था? कलकत्ता में। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स जो था। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय वस्तु पर गांधी नेहरू में मतभेद था? देखिए गांधी नेहरू में बहुत लोग कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के चेला चपाटी थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, गांधी के अधिकतर चीज़ों में नेहरू का विश्वास था और नेहरू के अधिकतर चीज़ों में गांधी का विश्वास था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों एक ही थे। बहुत सी चीज़ों में दोनों में मतैक्य भी था। उनमें से एक जो मतैक्य था उसी में आपसे पूछा है, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता या भारी औद्योगिकरण। तो देखिए सत्य, अहिंसा और छुआछूत पर तो सब एक थे। इसमें था भारी औद्योगिकरण। नेहरू ये चाहते थे, पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत का पूरी तरह से भारी औद्योगिकीकरण किया जाए ताकि भारत में बड़े बड़े उद्योग लगे और वो जो उद्योग होंगे वो हमारे लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे और हम दुनिया भर में माल का निर्यात करेंगे। इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और हमारे यहाँ जो शाश्वत गरीबी बैठी हुई है हम उसको दूर कर पाएंगे। मैंने शाश्वत गरीबी बोली, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि नहीं, भारी औद्योगिकीकरण जो होगा वो अमीरी तो लाएगा लेकिन वो अमीरी एक पक्षीय हो जाएगी। यानी कि जो स्किल्ड होंगे, बड़े लोग होंगे या धन का ऐसा धमाल हो जाएगा कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, बाकी जो गांव में रहने वाली जनता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना था, महात्मा गांधी का मानना था कि लघु औद्योगिकीकरण होना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे उद्योग बनने चाहिए और छोटे छोटे उद्योग जो होंगे वो गांव के लोगों को स्वावलंबित बनाएंगे, स्वरोजगार बनाएंगे। लेकिन याद रखिए कि इसमें एक बाबा साहब भी थे, उनका भी यह मानना था कि जब गांव में छोटे छोटे उद्योग रोजगार धंधे दिए जाएंगे तो फिर वही गांव की जो कूप मंडूकता है वही बैठी रहेगी और भारत जैसे देश में खतरनाक होगी जहां कास्टिज्म इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो अंत में यही भारी सिद्ध हुआ, भारी औद्योगिकीकरण हुआ भारत का, और उस औद्योगिकीकरण ने यानी कि पंडित नेहरू के उस अग्र सोच ने भारत में कुछ एक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, जिसमें क्षेत्रीयता, जातिगत जो आधार था हमारा, सो एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना होती थी, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढीला कर गया। अब एक पंजाबी भी तमिलनाडु में काम कर रहा है, तमिलनाडु वाला भी असम में जाके काम कर रहा है, नौकरी है, औद्योगिकरण है, अब सेल है, अब बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं एक संस्था का नाम क्यों लूँ, वहाँ जब सारे लोग भारत भर के लोग काम करते हैं तो इससे क्या हुआ कि लोगों का आवागमन बढ़ा, तो लोगों के अपने देश और अपने लोगों के प्रति आस्था बढ़ी, और साथ ही जब इन उद्योगों में सभी प्रकार के वर्गों को लोगों को रोजगार में लिया गया तो इससे हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम भी था वो भी ढीला हो गया। ठीक है, तो ये था आज का 10 सवाल।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।